अच्छा, अब हमारे पास क्या कहते हैं, अभी तक हमने जो तीन कंडीशंस देखी, फैक्टर एट प्रोटीन वाली, इंसुलिन इंजेक्शंस वाली, ईडीए इंजेक्शंस वाली, इन सब में हम प्रोटीन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं लेबोरेटरी में, उन प्रोटीन प्रोडक्ट्स के इंजेक्शंस दे रहे हैं टू मैनेज अ कंडीशन। बट व्हाट इफ हम ऐसा करें कि प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे पास, अगर इंसुलिन नहीं बन रही तो हमारे पास पैंक्रियाटिक सेल्स जो हैं वो इंसुलिन सही वाली नहीं बना रहे। अगर फैक्टर एट प्रोटीन नहीं बन रहा तो हमारे पास फैक्टर एट जीन नहीं है। अगर हमारे पास एडीए एंजाइम नहीं बन रही तो अगेन हमारे पास नॉर्मल फंक्शनिंग डोमिनेंट एडीए जीन नहीं है। तो इंस्टेड के हम सारी जिंदगी इंजेक्शंस देते रहे इन पेशेंट्स को, बिकॉज जो इंसुलिन आप लोगों ने अगर देखा भी होगा, वो लोग जो इंसुलिन इंजेक्शंस देते हैं उनको कंटिन्यूअसली, वंस दे बीन एडवाइज्ड इंसुलिन, वो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ इंसुलिन ले रहे होते हैं। So again, continuously buying insulin and continuously injecting yourself is like painful and tedious. Similarly, ADS kit में भी अगर क्या कहते हैं इन पेशेंट्स को ऑन एंड ऑफ इंजेक्शंस मिल रहे हैं, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और पेनफुल प्रोसेस है। व्हाट इफ हम एक ही प्रोसेस में ऐसा करें कि इनकी जो जीन्स हैं, जो कि क्या कहते हैं नॉन फंक्शनल है या रिसेसिव है, अगर उन नॉन फंक्शनल जीन्स को, उन रिसेसिव जीन्स को हम चेंज कर दें, यानी कि उनके पास बेसिकली जितनी भी कंडीशंस हमने पढ़ी है रिसेसिव कंडीशंस होती हैं, हीमोफिलिया इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर, एडीएस किड इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर, अभी हम एक और रिसेसिव डिसऑर्डर, दो बिल के रिसेसिव डिसऑर्डर पढ़ेंगे। तो रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि इनके पास डोमिनेंट एलील नहीं है, डोमिनेंट एलील नहीं है जिसकी वजह से इनका फिनोटाइप में ये डिसऑर्डर मैनिफेस्ट कर रहा है। सो व्हाट इफ वी इंट्रोड्यूस ए डोमिनेंट जीन इन देयर सेल्स, हम इनको प्रोटीन प्रोडक्ट्स देने के बजाय हम एक ही दफा इनके सेल्स निकालें और इनके सेल्स में हम एक डोमिनेंट एलील ऐड कर दें। और जब हमने डोमिनेंट एलील इनके सेल्स में ऐड कर दी, एक नॉर्मल एलील इनके सेल्स में ऐड कर दी, तो इन सेल्स को वापस इनकी बॉडी में इंसर्ट कर दें। इस तरह से अब इनकी बॉडी में डोमिनेंट एलील आ जाएगी और वो डोमिनेंट एलील प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी हमारे नॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्ट्स थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस। इस मैकेनिज्म को हम बुलाते हैं जीन थेरेपी। सो अभी तक हम जीन थेरेपी पर नहीं आए थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम जेनेटिकली इंजीनियर कर रहे थे प्रोटीन्स को और उन प्रोटीन्स को इंसर्ट कर रहे थे हम पेशेंट्स के अंदर। जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, जीन थेरेपी में हम वो जो मिसिंग जीन होती है या जो वो डोमिनेंट एलील इनके पास नहीं होती, उस एलील को, उस जीन को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं इन रिसेसिव डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट में। सो जीन थेरेपी इज बेसिकली treating genetic disorders by inserting genetically corrected cells or normal alleles into defective cells। अभी तक इंट्रोडक्शन में कोई चीज जो समझ ना आई हो, कोई चीज जो मुश्किल लगी हो समझना। क्लियर है? जीन थेरेपी के लिए हम क्या कहते हैं, तीन डिसऑर्डर्स को देखेंगे, तीन डिसऑर्डर्स की हम जीन थेरेपी हमारे सिलेबस में हमने पढ़नी है। एक हमने इसी एडीएस किट की पढ़नी है, एक हमने पढ़नी है सिस्टिक फाइब्रोसिस की, जिसको सीएफपी कहा जाता है, और एक हमने पढ़नी है, एक इनहेरिटेड आई कंडीशन होती है जिसको बुलाते हैं लेबर्स कंजेनिटल एमेरोसिस। ठीक है, ये तीन डिजीजेस हमने करनी है, इनकी जीन थेरेपी करनी है एंड वी वुड बी डूइंग ऑल थ्री ऑफ देम इन टुडेज क्लास। अच्छा जी, एडीएस किट अभी हमने पढ़ा है, इसीलिए मैं एडीएस किट से ही स्टार्ट करूंगी। एडीएस किट में क्या था, एडीएस किट में हमारे पास जो एंजाइम थी एडिनोसाइन डीएमिनेज, वो नहीं बन पा रही थी, एक फंक्शनल एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम नहीं बन पा रही थी। तो हम एक तरीका था उसको क्योर करने का कि इस एंजाइम के इंजेक्शन हम ऐड कर दें।
इंजेक्शन अगर हम लगा देंगे इस एंजाइम का, तो हमारे पास क्या कहते हैं, that enzyme would come inside the patient's body. लेकिन इस तरीके से पेशेंट की बॉडी खुद से सही एंजाइम नहीं बना रही, हम एक एक्सटर्नल सोर्स से उसको एंजाइम इंजेक्ट करके दे रहे हैं। जब हम जीन थेरेपी करेंगे, तो जीन थेरेपी में व्हाट वी वुड डू, हम उस पेशेंट का जो जीनोम है, उस पेशेंट के जो टी सेल्स हैं जिसमें हमारे पास नॉर्मल फंक्शनिंग एडिनोसाइन डी एमिनेज की जीन प्रेजेंट नहीं है, उन टी सेल्स में हम एक नॉर्मल एडीए जीन ऐड करेंगे। जब हम टी सेल्स में नॉर्मल एडीए जीन ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या कहती हैं, वो टी सेल्स खुद से प्रोटीन सिंथेसिस करके अपनी एंजाइम बना सकते होंगे और उनका जो मसला है वो रिजोल्व हो जाएगा। नाउ द थिंग इज कि मैं एक टी सेल को करेक्ट कर सकती हूँ, दो टी सेल्स को करेक्ट कर सकती हूँ, बहुत हुआ 5 6 7 हमने टी सेल्स को करेक्ट कर लिया। इफ यू वुड रिकॉल दिस फ्रॉम योर एएस, कैन यू गाइस टेल मी कि हमारे पास जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो कहाँ पर बन रहे होते हैं? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ टी सेल्स, और व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एनी ब्लड सेल फॉर दैट मैटर? वेरी गुड, बोन मैरो। हमारे जो बोन मैरो के स्टेम सेल्स हैं वो डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करके ब्लड सेल्स बनाते हैं। सो बोन मैरो के स्टेम सेल से आरबीसीज बन रहे होते हैं, बोन मैरो के स्टेम सेल से हमारे डब्ल्यूबीसीज बन रहे होते हैं। सो एडीएस किड को अगर मुझे क्योर करना है, तो मुझे अपनी करेक्टेड जीन, अपनी सही जीन टी सेल्स में ऐड करनी चाहिए या बोन मैरो सेल्स में ऐड करनी चाहिए? बोन मैरो में ऐड करनी चाहिए। वेरी गुड, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। तो हमारे पास एडीएस किट के लिए हम क्या करते हैं? अच्छा, ऑल्सो बिफोर वी गो इनटू जीन थेरेपी दो तरह की हो सकती है। सोमैटिक जीन थेरेपी, सोमैटिक सेल थेरेपी, एंड germ cell therapy. Can you guys tell me the difference between these two terminology? Somatic cell therapy से क्या समझ आ रहा है और germ cell therapy से क्या समझ आ रहा है? राइट right. अच्छा, अगर हम सोमैटिक सेल थेरेपी करेंगे, तो क्या सोमैटिक सेल थेरेपी, अगर मैंने फॉर एग्जांपल इफ आई वेंट थ्रू अ जीन थेरेपी और मेरी किसी सोमैटिक सेल में जीन थेरेपी हुई है, तो जो मेरी थेरेप्यूटिक सेल्स होंगे, जो मेरा थेरेप्यूटिक डीएनए होगा, कैन आई ट्रांसफर दैट टू माय चिल्ड्रन अगर मैंने सोमैटिक सेल्स की जीन थेरेपी ली है? नो। हमारे पास, बिकॉज आवर जर्म सेल्स मेक द गमीट्स, तो अगर हमारे पास जर्म सेल में कलेक्टेड डीएनए होगा, तभी वो चीज हमारे क्या कहते हैं ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर हो सकती है। अच्छा, सोमैटिक सेल थेरेपी इज इनकरेज्ड, जर्म सेल थेरेपी इज नॉट इनकरेज्ड। जर्म सेल थेरेपी में बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज में जर्म सेल थेरेपी इज इलीगल, इट इज बैन। Can you guys tell me why is germ cell therapy a very big ethical issue? Germ cell therapy में ऐसा क्या मसला है कि हम क्यों उसको encourage नहीं करता? It can be passed down, yes, but why is that a problem? Why is that an ethical debate? अच्छा, लेट्स से मैं कोई एडवांटेजेस एलील ऐड कर रही हूँ, मैं अच्छी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर रही हूँ जर्म सेल थेरेपी के थ्रू, तब क्या प्रॉब्लम है? म्यूटेशन तो वैसे भी हो सकती है, म्यूटेशन को तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, वो तो किसी भी म्यूटेजन के एक्सपोजर के थ्रू म्यूटेशन हो सकती है। अच्छा, जर्म सेल थेरेपी का मसला क्या है? जर्म सेल थेरेपी का मसला ये है कि हमारे पास इससे व्हाट हैपेंड, द एंटायर कॉन्सेप्ट इज कि हम सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड ट्रेड्स को प्रोपोगेट करें। अगर हम डिजायर्ड ट्रेड्स को प्रोपोगेट करेंगे, तो हमारे पास इट्स अ वेरी रेसिस्ट थिंग, इट इज अ वेरी बायस्ड अप्रोच कि आप जर्म सेल थेरेपी के थ्रू ऑलमोस्ट परफेक्ट ह्यूमंस बनाने की कोशिश कर सकते हो। आप जर्म सेल थेरेपी के थ्रू अपनी पसंद की जो एलील्स हैं, अपनी पसंद के जो ट्रेड्स हैं, वो आप अपनी जर्म लाइन में ऐड कर दोगे। ठीक है, इसकी वजह से हमारी जो डाइवर्सिटी है वो खतरे में आएगी, जो हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है। ठीक है, एग्जैक्टली, डिजाइनर बेबीज बन सकता है।
एंड दिस बिकेम अ वेरी बिग डिबेट इन द 20th सेंचुरी। हमारे पास ये जर्म सेल थेरेपी और ये डिजायर्ड बेबीज वाली जो पूरी कॉन्सेप्ट था, ये एक डिबेट शुरू हुई थी इन द 20th सेंचुरी, इन द लास्ट सेंचुरी। एंड इट रेज अ लॉट ऑफ सोशल एंड एथिकल कंसिडरेशंस, बिकॉज आप जो एक नेचुरल सिस्टम ऑफ लीनियज है, जो एक नेचर का तरीका है वेरिएशन रखने का, एक नेचर का तरीका है डाइवर्सिटी रखने का, आप उसको हैम्पर कर रहे हो। आप अपनी मर्जी से अपनी जर्म लाइन को ऑल्टर कर रहे हो, अपनी मर्जी से अपने जर्म लाइन को चेंज कर रहे हो। सो इट इज एन एथिकल इशू। इट इज इन सम एरियाज इट्स अ रिलीजियस इशू, इन सम एरियाज इट इज एन एथिकल और सोशल इशू। ठीक है। तो सोमैटिक सेल थेरेपी हम तभी करते हैं जब किसी इंसान के किसी सेल में कोई मसला हो, और उस मसले को क्योर करने के लिए सोमैटिक सेल थेरेपी की जाती है। जहां पर हमारे पास जिन सेल्स में एबनॉर्मल एलील्स प्रेजेंट है, सिर्फ उन सेल्स को ठीक किया जाता है, उस लोकलाइज मसले को क्या कहते हैं, सॉल्व किया जाता है। हम पूरे के पूरे इंसान नहीं बदल रहे। अगर किसी इंसान में कोई मसला है, कोई डिसऑर्डर है, और उस डिसऑर्डर को हम जीन थेरेपी से क्योर कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ बिग इशू, दैट इज नॉट क्या कहते हैं, एथिकली क्वेश्चनेबल। बट इफ यू चेंजिंग योर एंटायर जर्म लाइन बिकॉज आपको ये सर्टेन चीजें पसंद है, दैट इज एन इशू। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं एडीएस किट पे। एडीएस किट में क्या होता है कि हमारे पास, एज यू गाइस टोल्ड मी, कैन आई सी द लास्ट पॉइंट, व्हाई इज दैट एन एथिकल इशू, वो पूछ रहे हो अहमद? अच्छा, it is an ethical issue because it would result in the introduction of only desirable alleles into the germline, propagating racism or decrease in genetic variation or diversity. ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं एडीएस किट पे वापस। अच्छा जी, एडीएस किट क्या था? इट वाज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, सो इट्स अ रिसेसिव कंडीशन। व्हाट वी डू ओवर हियर इज दैट हमारे पास क्या कहते हैं, सबसे पहले हमें अपने बोन मैरो के सेल्स को फिक्स करना है। तो जो भी एडीएस किट वाला पेशेंट है, उसकी हम बोन मैरो के सेल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट द स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो। अब हमें इन बोन मैरो में इंट्रोड्यूस करवाना है, एक इन बोन मैरो सेल्स में इंट्रोड्यूस करवाना है अपनी डोमिनेंट नॉर्मल करेक्ट एलील फॉर द एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम। अच्छा, कैन यू गाइस टेल मी हाउ कैन वी ऐड द करेक्ट जीन इन अ स्टेम सेल? हम कौन सा वेक्टर यूज करेंगे? कैन वी यूज अ प्लाज्मिड फॉर as a vector in human stem cells to add into human stem cells? Is that possible? It's not possible. अब लोगों को याद होगा, हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे, तो हमने 3 वेक्टर्स लिखे थे। प्लाज्मिड्स, वायरसेस एंड लाइपोसोम्स। तो हम क्या यूज करेंगे इन वायरस के पास प्लाज्मिड कब से होने लगा? प्लाज्मिड तो बैक्टीरिया में होता है ना। वायरस के पास तो प्रोटीन कोड होता है कैप्सिड का, दे डू नॉट हैव प्लाज्मिड। फॉर दिस पर्टिकुलर, अच्छा यू मेंट द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ओके ओके। फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन हम जो वेक्टर यूज करते हैं, हम वायरस यूज करते हैं। अच्छा, तो यानी कि अब हमें सबसे पहले वायरस के पास वो जीन होनी चाहिए, द एडीए जीन शुड बी प्रेजेंट इन द वायरस। डू यू ऑल एग्री कि वायरस में एडीए जीन होगी, तभी वो अब एडीए जीन हमारे स्टेम सेल्स में आ सकेगी थ्रू द वायरस, राइट। तो सबसे पहले हमें, बिफोर वी मॉडिफाई द स्टेम सेल्स ऑफ द बोन मैरो, हमें अपने सेलेक्टेड वायरस की मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। सो हमारे पास सबसे पहले हम एक ऐसा वायरस लेंगे जो कि नॉन पैथोजेनिक हो। नॉन पैथोजेनिक वायरस का मतलब है कि एक ऐसा वायरस जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज ना करे। जो हमें, एक तो हम वैसे ही एक डिजीज का इलाज कर रहे हैं, उस डिजीज का इलाज करने के चक्कर में एक और डिजीज हो रहा है, दैट इज समथिंग वेरी पेनफुल एंड समथिंग वेरी स्टूपिड। सो सबसे पहले हमें अपना जो वायरस चूज करना है, इट शुड बी नॉन पैथोजेनिक। यस रायमा? मिस व्हाट इज द रीजन कि हम प्लाज्मा नहीं यूज कर? स्टेम सेल्स हम कहाँ से ले रहे हैं?
बोन मैरो। हम ह्यूमन से ले रहे हैं तो क्या ह्यूमंस के पास प्लाज्मिड्स होता है? तो अगर हम प्लाज्मिड्स ऐड कर देंगे ह्यूमंस में तो क्या एक्सप्रेशन हो पाएगा? ओके, ठीक है। That's why. ना हमारे पास ये कहते हैं हम वायरस इंसर्ट करेंगे, और वायरस क्यों इंसर्ट करें और वायरस किस तरह से स्टेम सेल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करेगा, आई एम गोना एक्सप्लेन दैट। फिर सबसे पहले हम एक वायरस देंगे। हम जो वायरसेस लेते हैं, um those viruses are known as AAV virus। वो जो AAV वायरस होता है, हम AAV वायरस क्यों लेते हैं? बिकॉज दे आर नॉन पैथोजेनिक वायरस। नॉन पैथोजेनिक वायरस का क्या मतलब है? वुड नॉट कॉज इन्फेक्शन। तो सबसे पहले एक ऐसा वायरस देना है जो कि पैथोजेनिक ना हो, जो कि इन्फेक्शन कॉज ना करे, जो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर ना करे। ठीक है। अब हमारे पास क्या कहते हैं, हमने ये नॉन पैथोजेनिक वायरस ले लिया। अब इस नॉन पैथोजेनिक वायरस का हम डीएनए लेंगे या आरएनए लेंगे, डिपेंडिंग कौन सा वाला वायरस है। हम इसका जीनोम लेंगे। जीनोम ऑफ द वायरस इज मॉडिफाइड। किस तरह से मॉडिफाइड होगा? दो तरीकों से मॉडिफाई होगा। सबसे पहले वी वुड ऐड द ह्यूमन द नॉर्मल ह्यूमन एडीए जीन। ठीक है। एक तो हम इस वायरस के जीनोम में नॉर्मल ह्यूमन एडीए जीन इंसर्ट करेंगे, और दूसरा we would remove the gene responsible for viral replication। यानी कि वायरस क्या करता है, वायरस जब भी होस्ट सेल में जाता है वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। हमें मल्टीपल कॉपीज नहीं बनवानी वायरस की। इस वायरस का सिर्फ एक काम है, इसको एक कैरियर के तौर पर, एक वेक्टर के तौर पर हम यूज कर रहे हैं कि वो ये वाली जो एडीए जीन है वो डिलीवर कर दे हमारे स्टेम सेल्स के अंदर। वी डू नॉट वांट दिस वायरस टू बी रेप्लिकेटिंग इनसाइड द स्टेम सेल्स एंड बर्स्टिंग द स्टेम सेल्स। तो हम जब वायरस लेंगे तो हम उसके जीनोम में सिर्फ ह्यूमन एडीए जीन इंसर्ट नहीं करेंगे, बल्कि उसमें से उसकी जो रेप्लिकेबिलिटी वाली जीन है, जो उसकी वो जीन है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर इट्स रेप्लिकेशन, उसको हम रिमूव कर देंगे। इज द वायरस मॉडिफिकेशन क्लियर? एनी क्वेश्चंस अबाउट एनी पॉइंट सो फार? ओके, आई रिपीट। हम जब वायरस लेंगे तो हम एक नॉन पैथोजेनिक वायरस लेंगे जो हमारी बॉडी में जाके कोई इन्फेक्शन कॉज ना करे, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर ना करे। फिर ऑब्वियसली हमें उस वायरस को मॉडिफाई करना है। उस वायरस में हमने ह्यूमन जीन ऐड करनी है जो हम चाहते हैं कि स्टेम सेल्स के अंदर इंसर्ट हो। तो हमारे पास क्या कहती हैं, हम एक नॉर्मल ह्यूमन से ईडीए जीन लेंगे जो कि हम वायरस के जीनोम में ऐड करेंगे ना। हमारे पास जो वायरसेस होती हैं वो कहाँ पर रेप्लिकेट करते हैं? वो होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। We do not want this virus to replicate inside the host cell. We do not want this virus to multiply in number. तो हम क्या करेंगे, उसकी वो जीन जो कि उसके रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम रिमूव कर देंगे, ताकि जब ये वायरस होस्ट सेल को इन्फेक्ट करे, जब ये वायरस होस्ट सेल में अपना जीनोम डाले, तो वो अपनी मल्टीपल कॉपीज ना बनाए। इज दिस क्लियर? एक्चुअली अब हमारे पास ये एक वायरस है, लेट्स से। तो हमें कॉपीज थोड़ी चाहिए, हमें तो खाली स्टेम सेल्स के अंदर नॉर्मल एडीए जीन ऐड करवानी है ना। We only want this virus to add its gene into the stem cell. I'll show how this happens. ये हमारे पास लेट्स से एक वायरस है। ठीक है, ये एक वायरस है। um डीएनए वायरस ले लेते हैं, ठीक है। डीएनए वायरस ले लेते हैं, और ये इसका क्या कहते हैं, डीएनए है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसके डीएनए में हमने ऐड कर दिया ये जो रेड सेक्शन है, ये रेड सेक्शन है एडीए जीन का। दिस इज अ नॉर्मल एडीए जीन।
ठीक है। अब ये हमारे पास बोन मैरो सेल्स है, और ये बोन मैरो सेल्स का न्यूक्लियस है। और इसके अंदर हमारा ह्यूमन डीएनए है। सही है। दिस इज ऑब्वियसली अ पेशेंट हु डज नॉट हैव द नॉर्मल ह्यूमन एडीए जीन। ये हमारे पास रिसेसिव डिसऑर्डर वाला पेशेंट है, रिसेसिव एडीए स्किड डिसऑर्डर। नाउ this virus would insert its DNA inside the host cell. एंड वी नो कि जब भी वायरस अपना डीएनए होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करता है, तो वो जो वायरस का डीएनए है, जो हमारे पास वायरल डीएनए होता है, दैट फ्यूजेस विद द होस्ट सेल डीएनए। डू यू गाइस रिमेम्बर दिस? सो अब हमारे पास वायरस अपना डीएनए जब होस्ट सेल में इंसर्ट करता है, तो वो जो वायरल डीएनए है, इट इन्फ्यूजेस, इट बिकम्स पार्ट ऑफ द होस्ट सेल डीएनए। ना, हमारे पास अब क्या होगा? अब हमारे पास our host cell would have the viral DNA। लेट्स से ये वायरल डीएनए, और इस वायरल डीएनए में क्या आता है? इस वायरल डीएनए में हमारे पास नॉर्मल एडीए जीन भी थी। लेट्स से ये हमारे पास नॉर्मल एडीए जीन है। अब अगर हमारे पास नॉर्मल एडीए जीन आ गई है, so this gene would get transcribed, जिससे हमारे पास एडीए वाला एमआरएनए बनेगा। It would get translated, एंड हमारे पास एडीए एंजाइम बन जाएगी। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस? अब इस बोन मैरो से बेसिकली जितने भी ब्लड सेल्स बनेंगे, ऑल द ब्लड सेल्स विल हैव द एडीए जीन। तो हमारे पास इस बोन मैरो से जितने भी अब टी सेल्स बनेंगे, उन तमाम टी सेल्स के अंदर ये एडीए जीन प्रेजेंट होगी। और अगर उन तमाम टी सेल्स में ये एडीए जीन प्रेजेंट है, सो दोज टी सेल्स कैन एक्सप्रेस द एडीए जीन थ्रू दिस प्रोसेस। ठीक है? एनी क्वेश्चंस? एनीथिंग यू गाइस वांट मी टू रिपीट? इसके पॉइंटर्स भी हैं, आई रोट इट डाउन, आई विल जस्ट शेयर दोज विद यू गाइस ऑन द ग्रुप। अच्छा, सो एडीएस किट की जीन थेरेपी क्लियर हो गई? एनी क्वेश्चंस अबाउट दैट? कैन वी मूव टुवर्ड्स सिस्टिक फाइब्रोसिस? अच्छा, cystic fibrosis is a lung disorder. It's again an autosomal recessive disorder. ठीक है? पहले मैं सिस्टिक फाइब्रोसिस का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ कि डिजीज एक्चुअली होती क्या है, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। हमारे पास हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारा जो गैस एक्सचेंज सिस्टम होता है, उसके एपिथेलियम में म्यूकस होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा गैस एक्सचेंज वाले टॉपिक में। सो हमारे पास म्यूकस लाइनिंग होती है, which is surrounding the epithelium of our ear tract. Do you all remember? अच्छा, हमारे पास जो म्यूकस लाइन, द एपिथेलियम ऑफ द ईयर ट्रैक्ट, ना, हमारे पास जो हमारी म्यूकस लाइनिंग है ना, वो बहुत ज्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। अगर वो बहुत ज्यादा थिक होगी, तो हमारे पास इट वुड स्टार्ट ब्लॉकिंग आवर ईयर पाथवे। इट वुड स्टार्ट, इट वुड नॉट बी एबल टू इजीली रिमूव। तो एयर, आई एम टॉकिंग अबाउट द एयर ट्रैक्ट, हमारा गैस एक्सचेंज सिस्टम, AIR एयर ट्रैक्ट, नॉट EAR एयर ट्रैक्ट। या इट्स एयर ट्रैक्ट।
सो हमारे पास जो हमारा एपिथेलियम ऑफ आवर एयर ट्रैक्ट होता है, जो हमारा गैस एक्सचेंज सिस्टम का एपिथेलियम होता है, उसमें हमारी म्यूकस लाइनिंग होती है. द म्यूकस शुड नॉट बी वेरी थिक, बिकॉज इफ द म्यूकस इज थिक, हमारे पास थिक म्यूकस से मसले होता है. थिक म्यूकस के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? थिक म्यूकस का मसला ये हो सकता है, इट वुड स्टार्ट ब्लॉकिंग द एयरवेज. और हमारे पास क्या कहते हैं, म्यूकस आराम से रिमूव भी नहीं हो पाएगा. म्यूकस का रिमूव होना जरूरी होता है क्योंकि म्यूकस में हमारे बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल्स इंटरेक्ट होते हैं. सो द म्यूकस हैज टू बी रिमूव्ड. If the mucus is not very thin, or if the mucus is very very thick and it's very sticky, तो उसको remove करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से the mucus with trapped bacteria and dust builds up, जिसकी वजह से हमारे पास इन्फेक्शंस डेवलप होने के चांसेस भी बढ़ जाता है. सो आवर म्यूकस शुड नॉट बी वेरी थिक. इज दिस क्लियर कि व्हाई हैविंग अ थिक म्यूकस व्हिच इज नॉट इजीली रिमूव्ड अ प्रॉब्लम? अच्छा, अब हमारे पास इस म्यूकस की जो थिकनेस है या थिननेस है, उसको हम मैनेज कैसे करते हैं? हमारे पास जो एपिथेलियम में सेल्स होते हैं, वैसे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल होता है इनोसाइट्स, बट उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. हमारे पास एपिथेलियम में, जो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वहां पर एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, जिसको हम बुलाते हैं CFTR प्रोटीन. ये जो CFTR प्रोटीन होता है ना, इट्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयंस. इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपको वैसे फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं, आप खाली CFTR प्रोटीन याद करके जाओगे फॉर योर एग्जाम. और इसकी फुल फॉर्म इज सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन So it's a pretty painfully long name which you do not have to know. आपको बस ये पता होना चाहिए कि इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का नाम है CFTR प्रोटीन. ठीक है, तो हमारे पास जो ये CFTR प्रोटीन है, CFTR प्रोटीन क्या करता है? इट अलाउस मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयंस outside of the epithelial cells. अच्छा, अब लेट्स से हमारे पास जो क्लोराइड आयंस हैं, दे आर मूविंग आउट ऑफ द एपिथेलियल सेल्स. अब अगर हमारे पास क्लोराइड आयंस आर मूविंग आउट ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड हैपन? जब भी एक जगह से आयंस दूसरी जगह मूव करते हैं, तो अपने साथ वो क्या लेके जाते हैं? एट दिस पॉइंट तो याद हो जाएगा, हो चुका होगा कि जब भी एक जगह सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही होती है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए साथ में क्या जाता है बाहर? वाटर. वेरी गुड. तो हमारे पास जब ये CFTR प्रोटीन्स क्लोराइड आयंस को बाहर की तरफ मूव करते हैं, यानी एपिथेलियल सेल से बाहर क्लोराइड आयंस मूव कर रहे हैं, तो साथ में जो वाटर है वो भी मूव करता है. एंड ये इंपॉर्टेंट है. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर वाटर बाहर मूव नहीं करेगा, तो हमारा जो म्यूकस है वो थिन आउट नहीं हो पाएगा, वो स्लिपरी नहीं हो पाएगा. सो द मूवमेंट ऑफ द क्लोराइड आयंस आउटसाइड ऑफ द एपिथेलियल सेल्स followed by the movement of water is important to ensure that the mucus is not very sticky and it is not very thick. Yes, Mutahar. We are almost at the end of cystic fibrosis, and I have to do the eye condition as well. So maybe 20 minutes more. Is there a class of anybody after this? Yeah, it'll just take 20 more minutes. 6:15 पे देखा, आपसे बहुत पहले खत्म हो जाएगी क्लास.
अच्छा, ये समझ आ गया कि क्यों हमारे पास सीएफटीआर प्रोटीन इंपॉर्टेंट है टू इंश्योर कि हमारा म्यूकस इतना थिक ना हो। एनी क्वेश्चंस? नाउ, the patients with cystic fibrosis unfortunately do not have the dominant allele to make this CFTR protein. So, cystic fibrosis is a recessive disorder. Again, it is an autosomal recessive disorder. हमारे पास क्या कहते हैं, the individuals with CFTR, they unfortunately do not have enough CFTR proteins, they do not have enough CFTR gene. तो अगर हम इनके क्या कहते हैं एपिथेलियल सेल्स में इंसर्ट कर दें सीएफटीआर जीन को, तो क्या हमारा जो ये प्रॉब्लम है कि सीएफटीआर प्रोटीन्स नहीं बन पा रहे वो रिजॉल्व हो जाएगा? Would adding the CFTR gene to produce CFTR protein resolve this issue? Right. ना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगेन हमारे पास इशू कहाँ पर है कि हमारे पास की जो लंग्स के एपिथेलियल सेल्स हैं उनमें सीएफटीआर एलील नहीं है, नॉर्मल सीएफटीआर जीन नहीं है. सो the epithelial cells do not have the normal dominant CFTR allele. Yes, Raima. सिर्फ लंग की है या फिर लाइक थ्रू आउट द बॉडी जहां जहां म्यूकस चाहिए होता है वहां पे नहीं मतलब ठीक हो रहा होता है? हमारे पास cystic fibrosis is a lung condition. It's a pulmonary disorder. तो ये हम जो बात कर रहे हैं वो हम lungs की बात कर रहे हैं. ठीक है? Now what happens over here is that insertion of normal CFTR allele in epithelial cells would resolve the issue. Now over here हमारे पास हम कौन सा वेक्टर यूज करेंगे? प्लाज्मिड, वायरसेस या लाइपोसोम्स? नॉट प्लाज्मिड, वेरी गुड. सो इधर हम क्या कहते हैं, दोनों क्या कहते हैं यूज कर सकते हैं हम. वायरसेस भी यूज कर सकते हैं और हम लाइपोसोम्स भी यूज कर सकते हैं. बोथ कैन बी यूज्ड. किस तरह से? लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दैट. अगर हम वायरस यूज करेंगे तो उस वायरस की कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि इट डज नॉट कॉज इन्फेक्शन, नॉन पैथोजेनिक होना चाहिए, एंड नॉर्मल CFTR allele allow virus to modify genome in epithelial cells of the lungs. अब प्रॉब्लम जो आती है क्या कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस में वायरसेस को यूज करने के लिए वो ये आती है कि हमारे पास जो वायरसेस हैं दे आर वेरी स्मॉल और जो सीएफटीआर एलील होती है ना वो थोड़ी बड़ी होती है. इट्स प्रीटी बिग. जिसकी वजह से हमारे पास ये एक चैलेंज आता है वायरल वेक्टर यूज करने का इन क्यूरिंग सिस्टिक फाइब्रोसिस. क्योंकि वायरसेस बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से उनका जो जीनोम है वो भी बहुत स्मॉल होता है. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स viruses are actually not very commonly used
in the gene therapy of cystic fibrosis. They can be used, but they're not commonly used. उसकी वजह ये है that the CFTR allele, the normal CFTR gene, is a little big, and thus it makes it difficult to be inserted inside the viral genome. इस वजह से viruses इतना commonly used नहीं होते सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकते, इनको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वायरस का जीनोम छोटा होता है और CFTR एलील बड़ी होती है, तो ये चैलेंज आता है। सही है। अब लाइपोसोम्स क्या होता है? लाइपोसोम्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा चैप्टर नंबर 4 में। लाइपोसोम्स आर बेसिकली 2 layers of phospholipid bilayers. So it's like an air bubble surrounded by phospholipid bilayers. उसकी पिक्चर मैं दिखा देती हूँ। एक सेकेंड, let me copy paste the picture of a liposome. Now, this is basically a liposome. Imagine a liposome like an air bubble. ठीक है। और इसके बीच में क्या कहती हैं, हमारे पास जो एयर बबल है इसके बीच में हम अपनी जीन इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है। लेट्स से यहाँ पर हमने लाइपोसोम के अंदर जो एक्व सोल्यूशन है उसमें हमने अपनी, बिकॉज यू स्टडीड दिस इन चैप्टर नंबर 4 जीन ऐड कर दी। अब हमारे पास जो ये लाइपोसोम है इट्स लाइक एन एयर बबल जो हम इनहेल करवाते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स को। एंड व्हाट हैपेंस इज दैट दिस इज बेसिकली व्हाट इट्स टेक्निकली अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है। तो हमारे पास लेट्स से ये हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं, ये इनकी सेल मेम्ब्रेन है। नाउ सेल मेम्ब्रेन इज व्हाट? सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सो दो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स क्या करते हैं, वो आपस में फ्यूज हो सकता है। सो दिस इंटायर थिंग जो हमारे पास ये जो लाइपोसोम है ये क्या करेगी, ये जाएगी और ये फ्यूज कर जाएगी विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एपिथेलियल सेल। और जब ये फ्यूज कर जाएगी इस सेल के साथ तो वो अपने जो उसके अंदर जीन है ना वो रिलीज कर देगी इनसाइड दिस सेल। एंड दिस वे दिस जीन वुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन दिस epithelial cell. Is this clear? How liposomes are used as vectors? Liposomes के अंदर हम जीन ऐड कर देते हैं। Liposomes क्योंकि they are phospholipid bilayer, they can fuse with the target cell cell membrane. उस फ्यूजन के दौरान हमारे पास जो उस लाइपोसोम के अंदर जीन है वो रिलीज हो जाती है इनसाइड आवर टारगेट सेल। Is this clear? Any questions? I'll share this on the group. You guys can read it for yourselves. ये सब जो मैंने एक्सप्लेन किया उसका एक डिटेल आंसर आई हैव सेंड ऑन द ग्रुप। यस राहिमा, ये बनाया जाता है, ये लेबोरेटरी में बनाया जाता है राइट। यस। ठीक है। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस अबाउट हाउ द जीन थेरेपी वर्क्स फॉर CFTR प्रोटीन for cystic fibrosis? Any questions? Can we move towards LGM? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, कैन वी गो ओवर, ओके आई एक्सप्लेन द लाइपोसोम इंसर्शन अगेन एट द एंड। हमारे पास एक आई कंडीशन होती है जिसको हम बुलाते हैं लेबर्स कंजेनिटल amaurosis. It is basically an eye condition wherein आप सही से देख नहीं पाते हो। आप क्यों सही से नहीं देख पाते हो? क्योंकि आपकी जो रेटिना है, आपका जो आई में जो फोटो रिसेप्टर्स हैं उनके फोटो पिगमेंट्स नहीं बन पाते हैं। सो इन लेबर्स कंजेनाइटल amaurosis you have poor vision or blindness because the photopigments are not synthesized इन द रेटिना, जहां पे आपके फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख नहीं पाते क्योंकि आपकी जो आंखें हैं उनमें क्या नहीं बन पा रहे होते, आपके फोटो पिगमेंट्स नहीं बन पा रहे होते। ठीक है। इट इज ऑल्सो एन ऑटोजोमल रिसेसिव कंडीशन।
ठीक है। अच्छा जी। अब हमारे पास होता क्या है, हमारे पास बहुत सारी जीन्स होती हैं जिनमें कलेक्टिवली क्या कहते हैं, विच कंट्रीब्यूट टू पुअर विजन और ब्लाइंडनेस। हाउएवर एक स्पेसिफिक जीन को हम क्या कहते हैं, उसकी जीन थेरेपी कर रहे होते हैं। सो देयर इज अ जीन which is known as RPE65. There is a gene known as RPE65. Now, ये जो RPE65 है, it is a gene which is coding for necessary pigments which enable us to see. So, जो normal RPE65 है, वो normal pigments के लिए कोड करती है। जो रिसेसिव RPE65 जीन है, वो नहीं कोड कर पाती फॉर प्रॉपर पिगमेंट्स। ठीक है ना। हमारे पास हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हमारे पास जो ये RPE65 जीन है, हम इसकी जो नॉर्मल कॉपी है, इसकी जो डोमिनेंट कॉपी है, जो कि सही पिगमेंट्स के लिए कोड करी होती है, उसको इंसर्ट करती हैं अपने रेटिनल सेल्स के अंदर। सो नॉर्मल जीन codes for pigments. Abnormal or the recessive allele cannot code for necessary pigments. Are you guys with me till here? Any questions so far? Okay. यहाँ पर हम क्या, कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, हम वायरल वेक्टर ही यूज करते हैं। वी यूज अ वायरल वेक्टर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक वायरस को लेते हैं। ये अगेन हमारे पास एक नॉन पैथोजेनिक वायरस होगा। दैट नॉन पैथोजेनिक वायरस is genetically modified by adding the normal RPE65 gene. This would obviously be a human gene. The viral vector is surgically inserted in the retina through an injection. This puts the viral vector and retina in close contact, ensuring the RPE65 gene to be delivered inside retinal cells. Is this clear? Any questions about this procedure? इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं, once the normal gene is inside retina, gene expression would take place. And vision would get improved. It's like any eye surgery you go with, right? जैसे LASIK होता है या कॉर्निया, क्या कहते हैं, कॉर्निया का कोई ऑपरेशन होता है, तो सर्जिकल प्रोसीजर होता है। डेफिनेटली आपको क्या कहते हैं, आपकी आईज को क्या कहते हैं, जिस तरीके से भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट प्रोटेक्ट करना चाहेगा वो करेगा। सो या इट वुड बी पेनफुल, एंड काफी टाइम तक आपकी जो आंख है शायद उसको रैप भी करके रखा हुआ हो, सो दैट इट्स प्रोटेक्टेड।
सो इट्स लाइक अ डिफिकल्ट प्रोसीजर, बट आई के ऑपरेशंस इतने मुश्किल नहीं होते, बिकॉज एक तो आई को एक्सेस करना आसान है, आंख तक पहुंचने के लिए हमें स्किन को रिमूव नहीं करना पड़ता। आई इज अ वेरी एक्सेसिबल ऑर्गन। फिर आई एक बहुत छोटा ऑर्गन है। आई को इंजेक्ट करना भी वैसे कंपैरेटिवली आसान होता है। पेनफुल है कि नहीं है वो तो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन टू रीच द आई इज अ वेरी इजी थिंग। बल्कि ये क्वेश्चन आया भी है, आई थिंक सो आई हैव एडेड ओवर हियर एज वेल। Why is eye considered as a good organ for gene therapy? So, eye is a very small organ, which is an easy target for gene therapy. The dominant allele can be easily delivered to the target cells in the retina. The progress of the treatment can be monitored easily. And because हमारा विजन को मॉनिटर करना कि विजन बेहतर हो रहा है या विजन और खराब हो रहा है, वो मॉनिटर करना आसान है. And eye has very few immune cells, which reduces the likelihood of an immune response. वी आर इंजेक्टिंग इन द आईज बिकॉज हमारा जो रेटिना है उसके फोटो पिगमेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, जो लेबर्स कंजेनाइटल अमोरोसिस होता है। इट्स बेसिकली अ रिसेसिव डिसऑर्डर जहां पर हमारी जो आईज हैं उनके जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो फोटो पिगमेंट्स नहीं बना पाते फॉर विजुअलाइजिंग कलर्स, due to which we add the dominant allele of the gene RPE65 that codes for a normal copy of protein, which would help in visualizing. So that is why we are injecting the normal gene, which would help in producing the normal proteins required for visualizing. Okay? Okay, so that's it for gene therapy. मैं एक दफा फिर से लाइपोसोम वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो बेसिकली लाइपोसोम क्या होता है? लाइपोसोम हमारे पास एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बॉल होती है। इमेजिन इट एज अ बबल, ठीक है? इसको एक बबल की तरह इमेजिन करो और उस बबल के अंदर हमने एक जीन रखी है। अब जो ये बबल है वो जाके फ्यूज कर जाएगी विद द सेल मेम्ब्रेन। क्यों सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगी? बिकॉज हमारी जो ये लाइपोसोम है वो भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी हुई है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है टारगेट सेल की वो भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी हुई है। ये दोनों फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स आपस में फ्यूज कर जाएंगी, तो जब हमारे पास ये जो लाइपोसोम है व्हेन इट विल फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल, तो इसके अंदर की जो जीन है वो सेल के अंदर आ जाएगी। जिस तरह से एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल बनती है और हमारे पास जो भी चीज अंदर आनी होती है वो वेसिकल के थ्रू अंदर आ जाती है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर बस फर्क ये है कि हमारी जो जीन है वो वेसिकल के अंदर नहीं आ रही बल्कि डायरेक्टली अंदर आ रही है। उसकी वजह क्या हो रही है कि दो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं। ठीक है रायमा? हाँ, आई थिंक सो मैंने इसका आंसर भी ग्रुप पे शेयर किया है जो आपने क्वेश्चन रेज किया था। सो जस्ट गो थ्रू इट एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी लेटर ऑन, ठीक है? सो विद दैट वी कंप्लीट द सबसेक्शन ऑन जीन थेरेपी।